दोस्तों अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीपीएससी का जो फेवरेट प्रश्न है वो मैं आज आपके लिए छांट कर लाया हूं। बीपीएससी यहां से कई क्वेश्चंस हर किसी एग्जाम में पूछता है, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न है। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और आप कोई भी टेस्ट लगाइएगा यहाँ से देखिएगा, कई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। कह रहे कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, संताल विद्रोह का नेता कौन था। जारा भगत, ठीक है, नहीं, सिद्धू कानू, गौर लक्ष्मी भगत या केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिद्धू और कानू। चलिए अब बीपीएससी ने देखिए कहाँ से प्रश्न को उठाया है वो देख लेते हैं और इसका फैक्ट और देख लेते हैं आपसे एग्जाम में और क्या क्या पूछने की संभावना है। देखिए आपके एग्जाम में पूछने की संभावना यहाँ से ये है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर, भोगनाहट देहात तालुकों में क्या क्या विद्रोह कर दिया। तो आपसे पूछेगा कि संथालों ने विद्रोह कब किया, तो 1855 में किया। कहाँ पे किया, तो ये भागलपुर के क्षेत्र जो उस समय झारखंड के बगल में है, ये वहां पे उस समय 1855 में तो क्या किया, विद्रोह कर दिया। पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण कर दिए गए थे। किस पे, पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए गए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू किसने किया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से उठाया, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कानू चांद भैरव ने किया था। किसने किसने किया था, तो सिद्धू कानू और चांद और भैरव ये थे लोग जिन्होंने संथालों के जो विद्रोह हुआ था 1855 में, इन्होंने क्या किया था, साथ दिया था। तो यहां से आप आंसर देख लिए कौन हो जाएगा, सिद्धू और कानू, सिद्धू और कानू। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं जो और क्या आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लीजिए। और क्या है कि संथाल विद्रोह को दबाने के लिए जब ये जो विद्रोह हुआ था, कहाँ 1855 में, कहाँ जो वर्तमान में अभी भागलपुर है जो कि बिहार में है, किस किस के नेतृत्व में, जिसका नेतृत्व सिद्धू कानू और चांद और भैरव, ये चार नाम को आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस संथाल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी। किसके नेतृत्व में, मेजर बारो के नेतृत्व में, जिसे संथालों ने, ठीक है, पीरपैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया। किसने हरा दिया, संथालों ने हरा दिया। कौन से युद्ध में, पीरपैंती के युद्ध में। कौन, अंग्रेजों ने किसे भेजा था, मेजर बारो। किसको, मेजर बारो को। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं बीपीएससी ने क्या पूछा है और क्या बीपीएससी का फेवरेट है। पूछा है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। कैप्टन नेके फिलेविले, नहीं, लेफ्टिनेंट बास्टीन, मेजर बारो, कर्नल हाइट। तो अभी अभी हमने देखा यहाँ पर कि 1855 में संथाल का क्या था, विद्रोह हुआ था और अंग्रेजों ने कमांडर को भेजा था मेजर बारो ने, जो कि 1895 में किस किसने, सिद्धू कानू, चंद और भैरव, इन चारों ने मिलकर मेजर बारो को हराकर यहाँ से परास्त कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि संताल विद्रोह, देखिए बीपीएससी का भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है और पहले भी पूछा था। कितना बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। आप अगर यहाँ पे देखिए संत आप अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी आज जो आपके लिए मैं क्लास लेकर आया हूँ, ये बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार आप देखेंगे कि बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए संथाल विद्रोह का नेता कौन था, जरा भगत, बलराम जी, नहीं, अभी हमने देखा ये हो जाएगा ऑप्शन, सिद्धू कानू, और कौन था, चंद, और एक लोग और था, कौन, भैरव। ये भैरव, ये चार लोग थे और कब, 1855 में, कहां पर, वर्तमान भागलपुर में। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ये। चलिए अगला देख लीजिए, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा है बिरसा मुंडा से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। देखिए बिरसा मुंडा कार्य क्षेत्र रांची था, जो कि वर्तमान अभी कहाँ है, झारखंड में। उस समय, ठीक है, जब बिहार से अलग नहीं हुआ था तो ये बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा रांची। अब इसके बारे में देख लीजिए बीपीएससी ने कहाँ से इस प्रश्न को उठाया है, क्या पूछा है और आने वाले एग्जाम में क्या पूछने की संभावना है। तो देखिए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। तो आपसे पूछेगा बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहां से कहां था, तो रांची से लेकर के भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि जातियों में समाज सुधारना। क्या, बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य था जनजातियों में समाज को सुधारना। और ये एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया इसने, यानी कि इन्होंने क्या किया कि अनेक देवताओं को छोड़कर एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का इसने क्या किया, आह्वान किया। ठीक है, और आह्वान किया मुंडा विद्रोह को दबाने का ब्रिटिश सरकार सैनिक शक्ति का भी प्रयोग किया, यानी कि इसका जो विद्रोह था इसको दबाने के लिए सैनिक शक्ति का भी प्रयोग किया। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपको बीपीएससी ने पूछा है। क्वेश्चन पूछा है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिरसा मुंडा जो थे वो थे झारखंड के पक्ष में, यानी झारखंड को अलग करना चाहते थे। ठीक है, यानी कि भाषाई के आधार पर, जनजाति के आधार पर बिहार से झारखंड को अलग करना चाहते थे। ये कब पूछा था, 2000 में। ठीक है, और ये अभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहे कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यहाँ से कई बार एग्जाम में किसी न किसी तरीके से घूम करके मिल ही जाता है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए।
आनंद मठ, पहला तो ये प्रश्न बन जाता है कि आनंद मठ किसकी रचना है, तो वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी आनंद मठ से ही जो भारतीय गीत है वंदे मातरम सुजलम सुफलम, वो यही आनंद मठ से ही लिया गया है। कहेगा किसका रचना है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का। किस विद्रोह का उल्लेख है, यानी कि जो आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, सन्यासी विद्रोह। कूका नहीं हो जाएगा, ठीक है, नील नहीं होगा, संथाल नहीं, सन्यासी विद्रोह। देख लीजिए है अब इसका मुख्य कहाँ से क्वेश्चंस बना है और आगे क्या पूछ सकता है। देखिए यहाँ लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी का कीर्ति है आनंद मठ, किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का। ठीक है, कथानक सन्यासी विद्रोह, यहाँ लिखा है देखिए सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है कहाँ पर, आनंद मठ में। और यही लिखा है वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। तो आपसे पूछेगा कि वंदे मातरम गीत वो कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। तो वंदे मातरम गीत का रचयिता कौन है, तो बोलिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ये राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान जन गण मन है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। पूछा है सन्यासी सॉरी अस्थाई बंदोबस्त जिसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो देखिए परमानेंट सेटलमेंट क्या है, जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ। तो देखिए जो परमानेंट सेटलमेंट थे, जो बिहार था, ठीक है, जो ये जो मान लीजिए ये आपका यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे 4 तरह के अंग्रेजों ने कर वसूलने के लिए बंदोबस्त किया गया था। इस वाले क्षेत्र में जो इधर वाले क्षेत्र था, ठीक है, यहाँ पर लगाया गया था परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, और यहाँ पे जो लगाया था ये था रैयतवाड़ी। क्या था, रैयतवाड़ी। यहाँ पे था परमानेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आगे देख लेते हैं क्या कहाँ से क्वेश्चंस पूछा है। ये देखिए कह रहे कि 1793 ईस्वी में कार्नवालिस ने, उस समय अंग्रेज कौन थे, जो वायसराय कार्नवालिस थे, कब, 1793 ईस्वी में। भू राजस्व यानी कि टैक्स वसूलने का काम किसने, अस्थाई बंदोबस्त की प्रणाली का व्यवस्था शुरू किया। कहेगा अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया, तो कॉर्नवालिस ने। कब किया, तो 1793 में। ठीक है, क्या था ये, इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बिस्वेबदारी। मालगुजारी के नाम से अभी भी हमारे यहाँ पे ये मालगुजारी के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे पर्ची कटाते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं कर्मचारी से क्या कटाते हैं, टैक्स हम टैक्स हम देते हैं जमीनों का, रसीद जैसे कटाते हैं, तो उसे भी मालगुजारी, जागीरदारी या इस्तमदारी या बिस्वेबदारी कहा जाता था। ये अस्थाई यानी कि परमानेंट सेटलमेंट ही है, कार्नवालिस ने शुरू किया था। कहाँ कहाँ इसको लागू किया था, देखिए बंगाल, बिहार, कहाँ कहाँ देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश, ये सारे परमानेंट सेटलमेंट कहाँ कहाँ थे, तो यहाँ ये वाला क्षेत्र, ये पूरा वाला क्षेत्र को था परमानेंट सेटलमेंट था। ये पूरा क्षेत्र बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे क्या हो जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, चलिए तो वही यहाँ कह रहे हैं कहाँ कहाँ था। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू था, तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक में भी अस्थाई बंदोबस्त लागू था। ठीक है, कह रहे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 19% हिस्सा शामिल था, यानी कि भारत का जो ब्रिटिश प्रांत का जो हिस्सा था उसमें से 19% भाग था परमानेंट सेटलमेंट का। ठीक है, जिसमें कि भूमि का लगान 10/11 भाग कंपनी को देना था, यानी कि 11 में से 10 भाग कंपनी को देना था, एक ही भाग अपने पास रखना था। किस लिए, सेवाओं के लिए। ठीक है, अपने को खाने चलने रहने के लिए, समझ गए। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा वो देख लेते हैं। कह रहे कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट, अभी अभी हमने देखा कि परमानेंट का सेटलमेंट का लागू किसने किया, तो वो कॉर्नवालिस, कब, 1793 में। कहाँ कहाँ, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और कुछ कर्नाटक के भी उत्तरी भाग में। ठीक है, तो किसके लिए था, जमींदारों की जमीन पर अधिग्रहण के लिए, अधिकार के लिए नहीं, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश, ये भी वंश परंपरागत की कोई बात ही नहीं किया। भू राजस्व के लिए, भू राजस्व बोले तो टैक्स के लिए, टैक्स का राजस्व निर्णय करना था परमानेंट सेटलमेंट का। ठीक, चलिए आगे यहां से देखिए कौन, यही क्वेश्चन फिर से क्या हो रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू किया गया। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो रैयतवाड़ी ये हमारा यहाँ पे हो गया इंडिया। तो ये वाला जो क्षेत्र था ये परमानेंट सेटलमेंट था, और ये वाला जो क्षेत्र था ये था सारा आपका, जहाँ पे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सारे मद्रास, ये सारे कहाँ से हो जाएगा, रैयतवाड़ी, ये रैयतवाड़ी था। तो आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, गुजरात तो यहाँ ऊपर है, ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, बंबई भी यहाँ ऊपर है तो ये भी आंसर नहीं होगा, उड़ीसा यहाँ है तो उड़ीसा भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास, बी। ठीक, चलिए अब यहीं से क्वेश्चंस पूछा है, वो क्या पूछा है वो देख लेते हैं। क्या पूछा है, पूछा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, देखिए परमानेंट सेटलमेंट किसने किया था, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने किया था 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड ने किया था। कौन, अलेक्जेंडर रीड ने। कब, 1792 में। इसके बाद किया था कॉर्नवालिस ने, उससे पहले रैयतवाड़ी किया था। कहाँ कहाँ, तमिलनाडु के 12 क्षेत्र में लागू किया था। कहाँ पर, तमिलनाडु के 12 क्षेत्र यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, इस व्यवस्था में क्या था, व्यवस्था प्रेसिडेंसी में भी लागू था। ठीक है, टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी था। जो टॉमस मुनरो है वो, इसका संबंध भी किससे था, रैयतवाड़ी, यानी कि टॉमस मुनरो के शासनकाल में भी रैयतवाड़ी व्यवस्था था।
चलिए अब देख लीजिए अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। पूछा निम्नलिखित में कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक था। आत्मीय सभा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले जितने भी अब क्वेश्चन होंगे सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जरूर यहाँ से छपेगा आपके पेपर में, ठीक है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन राय जी, नहीं राजा राम मोहन राय नहीं थे। तो यहाँ कौन थे, राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद ये भी नहीं होगा, अरविंद घोष ये भी नहीं, स्वामी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, राजा राम मोहन राय। यानी आत्मीय सभा का जो संस्थापक था वो कौन था, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे राजा की उपाधि दिया था, ये भी आप फैक्ट याद कर लीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किया है और यहाँ से अब आने वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हिंदू धर्म के एक ईश्वर मत का प्रचार, जो हिंदू धर्म है एक ईश्वर मत का जो प्रचार प्रसार कर रहा था, वो करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने युवा समर्थकों के सहयोग से, यानी कि युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा का गठन किया। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है कि एकेश्वर मत का प्रचार करने के लिए 1815 में युवाओं के समर्थन के सहयोग से राजा राम मोहन ने क्या किया, आत्मीय सभा की स्थापना किया। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की। पेपर में ये पूछेगा कि मूर्ति पूजा की आलोचना किसने किया, तो वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कहेगा आत्मीय सभा का संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। कहेगा आत्मीय सभा का स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1815 में। किसने किया आत्मीय सभा का स्थापना, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। एक ब्रह्मा का उपदेश इन्होंने दिया, किसने, राजा राम ने एक ब्रह्मा का उपदेश दिया। वेदों और 5 मुख्य उपनिषद का बांग्ला भाषा में भी उन्होंने क्या किया, अनुवाद किया, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, ये हर किसी एग्जाम में आप देखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन छपता ही है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था, तो 1928 में किया था, जबकि यहाँ कहीं भी 1928 है ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1928, ये वाला, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहीं से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। अब कैसे पूछा है देख लीजिए, आगे क्या क्या पूछ सकता है वो भी देख लीजिए। कह रहे राजा राम मोहन राय ने क्या, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया। कब, 20 अगस्त 1928 को। और एक नए समाज की स्थापना इन्होंने की, जो बाद में चलकर यही क्या बन गया, ब्रह्म समाज। क्या बन गया, ब्रह्म समाज। और इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा का भी इन्होंने क्या किया, विरोध। एक ब्रह्मा की पूजा का इन्होंने उपदेश दिया। सामाजिक रीति रिवाज एवं धार्मिक कर्मकांडों की कोई स्थान इन्होंने नहीं दिया, यानी कि सामाजिक का जो रीति रिवाज था, धर्म कांड कर्म कांड के लिए इन्होंने कोई भी स्थान नहीं दिया। ब्रह्म समाज ने रंग वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना, यानी कि क्या जाति है, क्या धर्म है, क्या रंग है, क्या मत है, इसका बिना विचार किए मानव मात्र की प्रेम पर बल दिया। यानी कि अगर आप मानव, आपकी जाति धर्म रंग रूप क्या है उससे मतलब नहीं है, आप बस एक मानव है, इसका ही प्रेम इन्होंने दिया। किसने, राजा राम मोहन राय ने बल दिया, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था, तो अभी हमने देखा 1816 में नहीं, 1820 में नहीं, 1830 में। राजा राम मोहन ने क्या किया, 20 अगस्त 1828 में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बोला है कि लॉर्ड विलियम बैटिंग ने, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है और पेपर कई बार हर किसी एग्जाम, किसी का भी एग्जाम दे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहले दोस्तों आप में ये प्रश्न बहुत 3-4 बीपीएससी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं वहाँ से क्वेश्चंस को मैं छांट कर आपके लिए लाया हूँ और कई सारे एग्जाम को रियलाइज करके मैंने पाया कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और भी अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊँ। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि लॉर्ड विलियम बैटिंग ने 1829 ईस्वी में नियम द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। और उस समय भी राजा राम मोहन राय, ठीक है, ट्रिपल राजा राम मोहन राय के सहयोग से कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया। यानी कि 1829 तक ये कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, लेकिन जब ये 1830 ईस्वी आया तो बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इसको लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सती प्रथा का सीटेट में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, यूपी टेट में पूछा है, डीएसएसपी में भी कई बार क्वेश्चन ये बार पूछ चुका है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1829। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुराम, तिलक, एनी बेसेंट या रास बिहारी घोष। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए, आत्माराम पांडुराम। अब इसके बारे में और देखिए क्या संभावना है क्वेश्चन पूछने का। कह रहे प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया। मैं एक क्वेश्चन यहाँ बन गया कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1867 में। किसने किया था, तो आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुराम के द्वारा प्रार्थना समाज का स्थापना किसमें किया, आत्माराम पांडुराम के द्वारा। किससे प्रभावित होकर, आचार्य केशव प्रसाद सेन की प्रेरणा से। महादेव गोविंद रनाडे संस्था 1869 में जुड़े और ये महादेव गोविंद रनाडे थे, ये 1869 ईस्वी में किससे जुड़ा, तो प्रार्थना समाज से जुड़ा।
इसमें क्या लिखा है कि जाति प्रथा का विरोध क्या है? जाति प्रथा यानी कि ये नहीं होना चाहिए आप जाति जाति कौन सा हो कौन सा नहीं, इसका कोई नहीं, बस आप क्या हैं, एक मानव हैं। इसका ही इन्होंने मानव को ही इन्होंने स्वीकृति दिया, ये नहीं किसी जाति धर्म को विशेष के लिए, ठीक है। स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि किया, यानी कि जो पहले थे महिलाओं की और पुरुषों की विवाह बहुत कम उम्र में हो जाती थी, तो इन्होंने क्या किया कि पुरुष में वृद्धि किया, यानी महिलाओं एवं पुरुष की जो आयु है यानी कि शादी की उम्र में इन्होंने क्या किया, वृद्धि। और क्या किया, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, यानी कि विधवा विवाह को भी और स्त्री शिक्षा को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। पहले क्या होते थे कि अगर किसी महिलाओं की अगर हस्बैंड या उनके वाइफ हस्बैंड मर जाते थे, पति मर जाता था, तो उनकी औरतों को भी उनकी ही चिता पर सारा पर जला दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों को बैन किया गया और विधवा विवाह को उन्होंने प्रोत्साहित किया और स्त्री शिक्षा को भी उन्होंने क्या किया, प्रोत्साहन दिया। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी तक क्या हुआ, सफलता जारी रहा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा वो देख लेते हैं। कह रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती? ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बारे में और इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछने का, तो यहाँ तो अभी हमने पढ़ ही लिया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज की आपको बताया था 1828 ईस्वी में। कब? 1828 में। तो यहाँ पे कोई आंसर है ही नहीं, तो ये आंसर यहाँ पे नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहे कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, अभी अभी हमने देखा दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा था? ठीक है, आर्य समाज, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किया गया दयानंद सरस्वती। चलिए आगे यहां से देखिए, कह रहे सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। जी हाँ, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया और इन्होंने गुलाम गुरी पुस्तक नामक पुस्तक भी इन्होंने प्रकाश किया था। गांधी जी ने नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो पेपर में पूछने की संभावना है। तो देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया। किसने किया? तो ज्योतिबा फुले ने किया। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1827 ईस्वी में। कहां पर? माली के घर हुआ था। ठीक है, यह क्या था? इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया, शक्तिशाली गैर ब्राह्मण। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था गुलामगिरी। कब? 1872 ईस्वी। इन्होंने अपना पुस्तक गुलामगिरी 1872 ईस्वी एवं संगठन सत्य शोधक, देखिए सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों के, इन्होंने पाखंडी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण थे, जो पाखंडी ब्राह्मण थे, उन निम्न जातियों की रक्षा के लिए इन्होंने बल दिया, आवाज को उठाया। किसने? राजा राम, ये ज्योतिबा फुले ने। कब? 1873 में सत्य शोधक समाज की इन्होंने क्या किया? स्थापना। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बन जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न बन जाता है, ये क्वेश्चन है कि किसने 1873 में सत्य शोधक समाज, अभी अभी हमने देखा कि सत्य शोधक समाज किसने किया? ज्योतिबा फुले। और इन्होंने क्या लिखा? गुलामगिरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ये प्रश्न, आज का जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप देखिएगा एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूसली हर सब्जेक्ट का वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी एग्जाम में ये प्रश्न छपता है। कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में। कहां पे हुआ? बंबई में। कहां? मुंबई या बंबई। ठीक है, बॉम्बे। ठीक है, अध्यक्ष कौन से? तो WC ठीक, वोमेश चंद्र बनर्जी। किसने स्थापना किया? AO हुयूम ने किया। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, ये नहीं, श्री एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की एनी बेसेंट। कहां की थी? ये आयरलैंड की थी। ठीक है, अगर भारतीय पूछे, प्रथम महिला पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो एनी बेसेंट। और अगर भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट है जो यहाँ से क्वेश्चंस बनाया था बीपीएससी ने और आगे भी यहाँ से क्वेश्चंस बनने की बहुत ही प्रबल संभावना है। कह रहे एनी बेसेंट कहाँ के थे? अंगल आयरलैंड के थे। इन्होंने 1907 से लेकर 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो आपसे पूछा जाएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो एनी बेसेंट ने ही। 1916 में होम रूल की लीग का गठन किया। आपसे यहां से प्रश्न बन गया ये कि होम रूल लीग का गठन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने। कब किया? तो 1916 में। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कब? 1917 में। ठीक है, और यहीं पर 1917 में ही क्या हो रहा था? कांग्रेस का अधिवेशन।
कहाँ, चलिए अगला देखिए, कह रहे 1925 में कानपुर में हुए अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 40वां अधिवेशन था, जिसमें कि सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की, और जो कि प्रथम भारतीय महिला थी। तो यहां से क्या क्या आपने पॉइंट देखा, ये देखा कि सरोजिनी नायडू द्वितीय प्रथम भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और प्रथम पूछे तो हो जाएगा एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया, किसने किया, तो एनी बेसेंट ने, ठीक है। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या थी, अध्यक्ष थी, ठीक है। दूसरी महिला अध्यक्ष बनी कौन, और ये दूसरी महिला अध्यक्ष बनी कौन, सरोजिनी नायडू। और प्रथम भारतीय, यहाँ पे आप याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू, दूसरी महिला पूछे सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। कई सारे फैक्ट यहां से आपको देखने को मिल गया, पेपर में जरूर छपेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एकदम शानदार क्वेश्चंस वो लेके आऊं जो कि हर किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, अभी अभी हमने देखा कि हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वही हो जाएगा एनी बेसेंट। देखिए 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा है। अब ये 2022 में पूछा, उसके पहले देखिए कब पूछा था, उसके पहले 22 में पूछा था, उसके पहले देखिए 19 में पूछा था, इस तरह से 8 में भी पूछा था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन का जुड़े थे, किसान आंदोलन, राजेंद्र प्रसाद, CR दास यानी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह। ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। आप देखिए और फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर यहाँ पूछते हैं। देखिए राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य मंत्री बने थे, खाद्य एवं कृषि। ये अगर पूछा जाए कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के थे, बिहार का। कौन से आंदोलन से जुड़े थे, किसान आंदोलन से। कब, सितंबर 1946। उस समय भारत को आज़ादी नहीं प्राप्त हुई थी। उसके बाद इन्हें, राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले किसान आंदोलन से जुड़े थे, वो कौन सा मंत्री बनाए गए थे अंतरिम सरकार में, खाद्य एवं कृषि मंत्री, और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण फैक्ट था जो इस एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना होता है। यहाँ पे देख लीजिए अगला, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, WC बनर्जी या तैयब जी, ठीक है। तो बम्बई प्रेसिडेंसी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता भी थे, KT तेलंग भी थे और तैयब जी थे। तैयब जी बोले तो बदरुद्दीन तैयब जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, उसमें से प्रथम, इसमें जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो था बदरुद्दीन तैयब जी ही थे, दूसरे थे सयानी जी। तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से देखिए कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया है वो देख लीजिए। कह रहे 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, फिरोज शाह मेहता। कौन कौन थे, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब। इसका उद्देश्य क्या था, लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। क्या, राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बहुत बार उसे पूछा गया है, और आगे वाले आने वाले एग्जाम में प्रबल संभावना यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से मैं क्वेश्चन को छांट छांट कर जो BPSC का फेवरेट प्रश्न है लेके आता रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।